सीक्रेट वॉरियर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा कि किस तरीके से निक फ्यूरी ने हाइड्रा के पूरे गैना बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इसी के अंदर हमने देखा कि इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर इनके काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स को काफ़ी कुछ खोना पड़ा। जहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हम अलेक्जेंडर यानी कि गॉड ऑफ द फियर को खो चुके हैं, साथ जेडी जेम्स को खो चुके हैं, और अब इस पूरे के पूरे मिशन के बाद कैटरपिलर्स की टीम की अब वो हालत नहीं रही है कि निक फ्यूरी उनको आगे के किसी मिशन के ऊपर भेज सकें। तो हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यहाँ पे क्वैक और उनकी बाकी पूरी की पूरी टीम को डिसमेंटल कर देते हैं, यानी कि अब आगे से निक फ्यूरी अकेले ही सारे के सारे कदम उठाएंगे और जो कुछ भी आगे होने वाला है वो एक बहुत ही ज़्यादा एपिक किस्म की स्टोरी होने वाली है। तो अब आगे तो आज का जो हमारा स्टोरी आर्क है बेसिकली उसका नाम है व्हील्स विद इन व्हील्स, और ये हमारा जो है समझ लीजिए एक आखिरी स्टोरी आर्क है जो कि हमारी इस पूरी की पूरी सीरीज को खत्म कर देगा, और उसके अंदर अब हमारे पास सिर्फ 5 इश्यूज रह गए हैं। तो ये आज की जो स्टोरी होने वाली है वो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक पुरानी फ्लैशबैक की स्टोरी है, लेकिन हमारी कहानी की स्टार्ट जो होती है वो निक फ्यूरी के साथ होती है जो कि प्रेजेंट के अंदर मौजूद है, और इस वक्त वो एक ग्रेवयार्ड के अंदर खड़े हुए हैं और काफी तेज वहाँ पे बारिश हो रही है, और हमें ये देख के अंदाजा हो रहा है कि निक फ्यूरी ने यहाँ पे किसी अपने बहुत ही करीबी साथी को खोया है, क्योंकि उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और निक फ्यूरी किसी के भी मरने पे कभी रोते नहीं है, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। लेकिन इसी तरह हमारी कहानी शिफ्ट होती है 1 साल पहले मोल्डोवा के अंदर, जहां पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी एक ऑफिस के अंदर आके बैठे होते हैं और कहते हैं, आखिरकार तुमने अपनी शक्ल ऐसे क्यों बनाई हुई है मिकेल। तो वहीं से हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अपने बेटे निकल फ्यूरी से मिलने के लिए आए होते हैं, और वो कहता है मैं काफी ज़्यादा सरप्राइज हूँ आफ्टर ऑल कि आप आखिरकार मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गए। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि देखो बेटा इस तरीके से होना नहीं चाहिए वैसे। तो वहीं से मिकेल बोलता है कि नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आखिरकार इतने सालों के बाद एक बेटा जो है वो अपने बाप के इन सारे के सारे कारनामों को देखते हुए चीज़ों को एडजस्ट करना शुरू कर ही देता है। मैंने इसकी काफी सालों तक प्रैक्टिस करी है। खैर आप ये बताइए डैड कि आखिरकार आपका आज यहाँ पे आना कैसे हुआ, आपको मुझसे क्या काम है। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि चलो थोड़ी सी ताज़ा हवा खा लेते हैं, और अगले पल हम देखते हैं कि वो अपने ऑफिस से बाहर अपनी गैलरी के अंदर निकल कर आता है, और निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम इस बात को जानते हो ना कि तुम्हारे ऑफिस को पूरी तरीके से बग किया गया है। तो वहीं से वो कहता है कि पॉलिटिक्स मैं इसका यूज्ड टू हो चुका हूँ, लेकिन आखिरकार आप इतना नाराज घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हैं। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि मैं एक ज़बरदस्त किस्म की बहुत ही स्पेशल टीम को पुट टुगेदर कर रहा हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल काम करने के लिए, जिसके अंदर हम लॉन्ग रेंज प्लानिंग करेंगे। हम उन पुरानी चीज़ों से डील करने की कोशिश करेंगे जिसको बहुत पहले ही हमें डील कर लेना चाहिए था, तो इसलिए इस टीम के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो वहीं से हम देखते हैं कि मिकल ये देख के एकदम खुश हो जाता है और कहता है अगर आपको यही सब करना था तो आपको मुझसे सिर्फ एक बार पूछने की ज़रूरत थी और कुछ भी नहीं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से एक हफ्ते बाद शिफ्ट होते हैं मियामी फ्लोरिडा के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी मौजूद होता है जो कि अपनी टेलीकिनेसिस की एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए लोगों की पॉकेट मार रहा होता है, और हम देखते हैं कि इतनी देर में यहाँ पे मिकल उसके पास पहुँच जाता है और उसका पूरा का पूरा फैमिली हिस्ट्री का चार्ट उसके सामने खोल के रख देता है। तो वहीं से वो कहता है कि आखिरकार तुम मेरे ऊपर इतने सारे के सारे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो, क्या तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में पता भी है कि वो यहाँ पे कौन है और कौन नहीं, और तुम मेरे फादर के बारे में इस तरह से बात कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही बड़ी इंसल्ट है, और मैं अपनी फादर की इंसल्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं से मिकल बोलता है कि काफ़ी अच्छी स्पीच देने लग गए हो गॉड, मैं ये सारी की सारी स्पीचेस को तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन ऑनेस्टली अगर तुम्हारे डैड की बात की जाए तो वो अपना सारा का सारा दिन जो है कोकेन को प्रोड्यूस करते हुए निकाल देते हैं कार्टेल ब्रदर्स के लिए। तो वहीं से वो कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो शायद, लेकिन अगर तुम्हारे डैड की बात की जाए तो वो सारा दिन सिर्फ जंगों की बात करते रहते हैं, तो बताओ कि यहाँ पे शरीफ कौन है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये मिकल का एक बहुत ही ज़्यादा पुराना दोस्त है, और इस पूरे के पूरे मिशन के लिए जिसको निक फ्यूरी ने उसको सौंपा है वो यहाँ पे इसको अपने साथ इस टीम के अंदर शामिल करने के लिए आया है, जिसका नाम हम देखते हैं कि कार्लोस होता है। तो वहीं से मिकल बोलता है कि चलो तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब हमें यहाँ पे कुछ काम है जो कि निपटाने होंगे। और उसी तरह हम लोग यहाँ से अगले पल मैनहट्टन के अंदर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग एक लेडी के अपार्टमेंट के अंदर घुस के बैठे हुए होते हैं, और वो जैसे ही यहाँ पे आती है तो वो उसका वेलकम करते हैं। तो वहीं से वो लेडी एकदम घबरा जाती है और कहती है कि तुम लोग आखिरकार हो कौन और तुम लोग मेरे अपार्टमेंट के अंदर कैसे घुस चले आए। तो वहीं से कार्लोस बोलता है कि हम तुम्हारा बस यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो लेडी अपने पास से एक ज़बरदस्त किस्म की स्टिक निकालती है और कहती है ओह रियली। तो वहीं से हम देखते हैं कि कार्लोस अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल है, लेकिन तुम्हारे ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी जच नहीं रहा है। ये गुस्सा ये भी हम चला ही लेंगे, लेकिन ये तलवार आई एम अफ्रेड कि मैं इसको अलाउ नहीं कर सकता हूँ। हे ये क्या हो रहा है, आखिरकार मैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ इसके ऊपर। तो वहीं से हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है कि ये वही है। तो वो पूछती है कि कौन, और हम देखते हैं कि मिकल वहीं पे आता और कहता है कि तुम्हारा नाम लिन रिचर्ड्स है और मेरा नाम मिकल है। मेरा पार्टनर जो कि इस वक्त यहाँ पे काफी ज्यादा चार्मिंग नजर आ रहा है उसका नाम कार्लोस अयाला है। कार्लोस जो है वो एक तरह का टेलीकिनेटिक है, यानी कि एक ऐसा लड़का जिसके पास एक स्पेशल पावर मौजूद है, ठीक उसी तरीके से जिस तरह तुम एक स्पेशल लड़की हो। तो वहीं से वो कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो मिकल बोलता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम सब समझ रही हो, क्योंकि जब तुम 13 ही साल की थी तो तुम्हें जो है शील्ड के एक रोग ऑपरेशन के अंदर रिक्रूट किया गया था, और इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को मार्विन फ्लम नाम का एक आदमी जो है वो हेड कर रहा था। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन के अंदर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स दी गई थी, तुम्हारे अंदर कुछ इन्हेंसमेंट्स की गई थी जिसको मेंटेलो प्रोग्राम कहा जाता है।
लेकिन जब फ्लेम जो है वो काफी ज्यादा बुरा हो गया था और वो शील्ड को छोड़ के भाग चुका था, तो तुम्हारे पास कहीं और जाने के लिए कोई और जगह मौजूद नहीं थी। तुम्हारे पास तुम्हारी सक्सेस स्टोरी मौजूद थी, लेकिन जब इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को बंद किया गया तो तुम्हें भी वापसी घर जाने के बारे में कहा गया। लेकिन जब तुम जा रही थी तो तुमसे सिर्फ यही बात की गई थी कि गुड लक, जाओ और जाके एक नॉर्मल जिंदगी गुजारो। लेकिन एक्सेप्ट तुम जो है अपनी एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना नहीं चाहती थी और तुम चाहती थी कि तुम शील्ड के अंदर ही रहो। लेकिन वहां पे तुम्हें एक आदमी मिला और जब वो तुम्हें वहां से भेज रहा था तो उसने कहा था तुम हमेशा छुप के रहना और किसी की नजर में मत आना, और एक ना एक दिन मैं तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ ही लूंगा। तो वहीं से वो लड़की बोलती है कि ओ माय गॉड, क्या निक फ्यूरी ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? तो मिकेल बोलता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी। तो वहीं से कार्लोस बोलता है तो अब बताओ चिका, क्या तुम हम जैसे बिग लीग्स के साथ घूमने के लिए तैयार हो? तो वहीं से वो मुस्कुराती और कहती है ओ यस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इसी तरह हम लोग यहाँ से अगले दिन दोबारा एक और नई लोकेशन के अंदर शिफ्ट होते हैं, मैरीलैंड के अंदर, जहाँ पे कार्लोस और मिकेल जो हैं अब यहाँ पे एक और नए आदमी को रिक्रूट करने के लिए आए हैं, जो कि एक तरह का नर्ड हमें नजर आ रहा है, जो कि अपने लैब के अंदर बैठ के अजीबोगरीब चीजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो वहीं से कार्लोस बोलता है कि काम डाउन मिस्टर वेबो। तो वहीं से वो कहता है कि डोंट टेल मी टू काम डाउन, आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम लोग यहाँ पे कैसे घुस आए हो? तुम्हें यहाँ पे कभी होना ही नहीं चाहिए था। तो मिकेल बोलता है कि आपने ठीक कहा कि यहाँ पे तो किसी को भी नहीं आना चाहिए ना, लेकिन उसके बावजूद देखें कि मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। तो वहीं से वो कहता है कि हाँ, यही तो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार तुम लोगों ने मुझे तलाश कैसे करा? मैं तो किसी की नजरों में भी नहीं आया, तुम लोगों को ये सब नहीं देखना चाहिए था। तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे, ये बताओ। तो वहीं से मिकेल बोलता है कि ऑल राइट, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ और क्या करने के लिए आया हूँ। जैसा कि मुझे उसने कहा था, अरे यार मैंने वो चीज़ कहाँ रख दी, हाँ ये रही वो। कुछ सालों पहले मैंने कुछ ऐसी जबरदस्त तरीकों को डिस्कवर कर लिया था जो कि हमारी इस एज के अंदर कभी डिस्कवर होनी नहीं चाहिए थी। तो वहीं से वो कहता है कि ये तो मैं जानता हूँ, ये तो वही मेरे सारे के सारे प्लान्स है ना। तो कार्लोस बोलता है कि आखिरकार तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं कि सारी की सारी बातें सुन के वो आदमी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों को तो वो सारी की सारी हिडन नॉलेज पता है उन आर्टिफैक्ट्स के बारे में जो कि किसी को पता नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कार्लोस को अभी इस वक्त कोई आइडिया नहीं होता कि वो यहाँ पे क्या बातें कर रहा है। लेकिन वहीं से वो आदमी बोलता है कि मैं उनको तलाश करके निकालता हूँ, तो मैं सब समझाता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि वो आदमी इनके सामने यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की इन्वेंशन जो है वो अपनी शो कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने एक पूरी की पूरी साइंस की फील्ड के अंदर एक ज़बरदस्त तरह की चीज़ को जो है यहाँ पे इन्वेंट कर दिया है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा आगे की चीज़ है कि वो अब दुनिया की नज़र में नहीं आ रहा और यहाँ पे छुप के रह रखा है। लेकिन निक फ्यूरी ने अपनी नज़रें इसके ऊपर संभाल के रखी हुई थी। तो वहीं से कार्लोस और वो आपस में बातें कर रहे होते और कहते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये आदमी क्या बातें कर रहा है। तो वहीं से मिकेल बोलता है कि देखो, मुझे फ्यूरी ने बस यही कहा है कि अगर हम इस आदमी से मिले और हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर ना आए तो हम इसको बोलेंगे नाइस टू मीट यू सर और चले जाएंगे। लेकिन अगर हमें कुछ यहाँ पे और नजर आया तो हम उसको अपने साथ लेके जाएंगे। तो वहीं से कार्लोस बोलता है कि वेल, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इसके बैग्स को पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने एक ज़बरदस्त किस्म की अपनी आर्मर टाइप की टेक्नोलॉजी बनाई हुई है और वो एक अजीब व गरीब पार्टिकल का इस्तेमाल करके इसको पावर अप कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे एक फुल्ली लोडेड आर्मर मशीन गन टाइप की चीज़ लेकर आता है और कहता है कि मैं इसको बुलाता हूँ पोर्टेबल क्रिएशन इंजन। इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे हम एक कहानी के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि एक पुराने ज़माने की कहानी है, जहाँ पे हम एक राजा के पास शिफ्ट होते हैं। और इस राजा की कहानी कुछ इस तरीके से होती है कि ये अपनी पूरी की पूरी प्रजा का एक बहुत ही बहादुर किस्म का कोई राजा होता है। लेकिन एक दिन इसके पूरे गाँव के अंदर एक खतरनाक किस्म का शैतान आ जाता है। लेकिन ये राजा जो होता है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस शैतान को चैलेंज करता है। और वो शैतान कोई आम शैतान नहीं बल्कि कोई खतरनाक किस्म का शैतान होता है जिसने आज से भी पहले किसी से भी मुकाबला करा है तो वो जिंदा नहीं बच पाया है। लेकिन ये राजा जो है ये बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला होता है और उसके पास एक जबरदस्त किस्म का वेपन होता है, जिस वेपन का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पे इस पूरे के पूरे राक्षस के सीने को चीर देता है और अपनी तलवार से उसकी जान ले लेता है। लेकिन जब वो पूरा का पूरा राक्षस गिर जाता है तो उसके पास एक जबरदस्त किस्म का हथियार होता है। और अब जैसा कि वो राक्षस गिर चुका था तो ये पूरा का पूरा हथियार राजा अपने पोजेशन में ले लेता है और उसको इस्तेमाल करता है ओवर द सेंचुरीज जबरदस्त किस्म की जंगों को लड़ने के लिए। और इसी तरह हमारी कहानी शिफ्ट होती है एक दूसरी लोकेशन के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि ये वही वेपन सेम इस वक्त एक लड़की के पास मौजूद है जो कि उसी राजा की एक डिसेंडेंट है, यानी कि उसी की नस्ल में से, और इसलिए उसके पास एक जबरदस्त किस्म का लेजेंडरी वेपन मौजूद है जिसका नाम आर्दा उल्हाफ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ये पूरी की पूरी कहानी ये लड़की जो है यहाँ पे कार्लोस और मिकेल को सुना रही होती है और वो ये दोनों कहानी सुन के उसकी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हो जाती हैं और इस तरह से वो उसको अपनी इस टीम के अंदर शामिल कर लेते हैं। इसी के बाद हम शिफ्ट होते हैं कैलगरी एल्बर्टा कनाडा के अंदर अगले हफ्ते, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो यहाँ पे अब किसी और से मिलने के लिए आए हैं। तो कार्लोस बोलता है कि आखिरकार हमारी लिस्ट में कितने लोग हैं? तो कहता है कि अभी तक हम लोग ब्राइस कोल को ले चुके हैं, रॉबर्ट मार्टिन को ले चुके हैं और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इस लिस्ट के अंदर अभी और कितने भी लोग आने वाले हैं। तो कार्लोस बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिरकार हम इस ऑर्गेनिक बिल्डर के पास क्या कर रहे हैं? आखिरकार ये ऑर्गेनिक बिल्डर जो है ये हमारी टीम में क्या कर सकता है आके? तो वहीं से वो कहता है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे इस वक्त हम फिलहाल जेनी एंड मेलकॉम मनरो के पास आए हैं, तो देखते हैं कि ये हमारी इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर किस तरीके से फिट हो सकते हैं। तो वहीं से कार्लोस पूछता है कि आखिरकार इन दोनों की क्या स्टोरी है? तो वहीं से मिकेल बोलता है क्या तुमने कभी एक टेम्पोरल एनोमली के बारे में कुछ सुना है? तो वहीं से कार्लोस बोलता है कि नहीं भाई, मुझे ये वियर्ड सेक्स स्टफ के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं से वो कहता है कि तुम्हें झूठ बोलने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे दो बहन भाइयों के पास शिफ्ट होते हैं जिसमें से इनके पास एक ज़बरदस्त किस्म का बिजनेस मौजूद है
और वहाँ से वो कहते हैं कि जेंटलमैन, आई एम अफ्रेड कि आप लोग अपना वक्त यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि हमें आपके ऑफर के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं से मिकेल बोलता है कि देखें, अगर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं होती इस पूरी की पूरी टीम के अंदर तो मैं कभी भी आपके पास यहाँ मिलने के लिए नहीं आता। तो वहीं से वो लेडी कहती है कि थैंक यू सो मच आपका, लेकिन मैं सच में आपके साथ यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मिकेल बोलता है कि आप इसको इस तरह से सोच के रखिए कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर से पहले जो कुछ भी क्राइम्स वगैरह करे हैं आप उसके ज़रिए सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और एज अ बोनस मेरे फादर जो है आपके ऊपर लगे हुए सारे के सारे चार्जेस को डिसअपियर कर देंगे, जैसा कि आपने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं। तो वहीं से वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि अगर आपकी बाप की विरासत आपको मिल जाए तो ये जो है इलीगल होता है। अगर ऐसी बात है तो फिर शायद मैंने कोई गुनाह किया हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि इस वक्त आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वहीं से कार्लोस बोलता है कि हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे मिसेस एंड्रॉय, हम आपके भाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहीं से वो पलटती और कहती है कि मेलकॉम, तुमने ऐसा क्या किया है? तो वहीं से वो कहता है कि अरे यार, ये आदमी एक नंबर का इडियट है जेनी, इसकी बात पे विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो वहीं से मिकेल बोलता है कि रियली, क्या हम लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं? तो एग्जैक्टली आप दोनों आखिरकार इस तरह का लाइफस्टाइल अफोर्ड कैसे कर लेते हैं? क्योंकि हमने सारी की सारी न्यूज़ को देखा है कि टोरंटो के अंदर पिछले 1 साल से कुछ ऐसी खतरनाक किस्म की मिस्टीरियस बैंक रॉबरीज हो रही है जिनके बारे में कोई सबूत किसी को नहीं मिल पाता है। और अगर आपकी सारे के सारी रिपोर्ट्स को देखा जाए तो ये वो काम है जो कि आप दोनों मिलकर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो वहीं से मेलकॉम बोलता है कि तुम इस बात को प्रूव नहीं कर सकते हो। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मेलकॉम के पीछे जो उसके साथी होते हैं वो बिल्कुल मेलकॉम की तरह ही दिख रहे होते हैं। तो एक तरह से मैं आपको समझाता चलूँ यहाँ पे शॉर्ट करके कि इन लोगों के पास जो पावर्स है वो ये है कि ये अपने डुप्लीकेट्स बना सकते हैं, और इसी वजह से वो ज़बरदस्त तरह से बैंक्स वगैरह को लूट पाते हैं और उनको कोई पकड़ भी नहीं पाता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि ये सारी की सारी बातें देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ पे फ्यूरी के पास उनका अच्छा खासा डेटा मौजूद है और वो मुश्किल में फंस सकते हैं। तो इसलिए वो दोनों इस टीम के अंदर आने के लिए अग्री हो जाते हैं। अब इसी तरह हम लोग यहाँ से 1 हफ्ते बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिकेल ने अपनी इस पूरी की पूरी टीम को असेंबल कर लिया है। और हम जो इतने टाइम से देखते हुए आ रहे थे कि किस तरीके से निक फ्यूरी की कैटरपिलर्स की टीम थी, वहीं पे अलेक्जेंडर पियर्स की अपनी एक अलग टीम थी और मिकेल की एक अलग टीम थी। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हमने देखा कि मिकेल ने अपनी उस पूरी की पूरी टीम को किस तरीके से बनाया है और उसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी बोलते हैं कि लिसन अप, मुझे तुम लोगों को ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार जिस चीज़ के ऊपर मैं तुम लोगों को भेज रहा हूँ वो कितनी ज़्यादा सीरियस है और कितनी नहीं है। तुम लोगों को शायद इस बारे में पता ही होगा कि हम ऑलरेडी अपनी वाइट टीम को जो है खो चुके हैं। हाइड्रा और लेवाइथन भी अपने बहुत ही बड़े बड़े इस वक्त लॉसेस से जो है वो डील कर रहे हैं, और ये बात सारी की सारी मेक सेंस बनाती भी है क्योंकि अब इस पूरी की पूरी ब्लडी वॉर के हम एज के ऊपर आगे पहुंच चुके हैं। अब ये पूरी की पूरी बैटल द बैटल ऑफ विल्स बन चुकी है, यानी कि ये बैटल अब साबित करेगी कि कौन कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है और कौन सही मौके पे आके अपने दुश्मन को जो कि पहले से घायल है उसको मुकम्मल तौर पे जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। और आज हम बिल्कुल वही करने वाले हैं जो कि मैंने तुम्हें अभी भी बताया है मिकेल। और इसी तरह हम देखते हैं कि मिकेल वहाँ पे अपनी पूरी की पूरी टीम को ब्रीफ करता है और कहता है कि जैसा कि तुम सब जानते हो कि यहाँ पे जो है हाइड्रा वो कुछ अलग अलग 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर बढ़ चुकी है, जहाँ पे एक जो बड़ा ग्रुप है वो उस वक्त पूरे के पूरे कमांड के अंदर है गॉर्गन के, और वहीं पे दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वो सारा का सारा ग्रुप जो कमांड है वो क्रैकन के है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रा की बात करूँ तो इस वक्त हाइड्रा अपने 2 बड़े टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, जिसमें से अगर एक की बात की जाए तो उसको कमांड इस वक्त गॉर्गन कर रहा है, और वहीं पे जो दूसरा उसका टुकड़ा है उसको पूरा का पूरा कमांड जो क्रैकन कर रहा है। लेकिन आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यहाँ पे हम गॉर्गन के एक बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग होल्ड को जो है वो बर्बाद करने वाले, जहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है। हमें उसकी हाइव बेस की लोकेशन मिल चुकी है जो कि इंडियन ओशन के गहराइयों के बीच में कहीं बना हुआ है। तुम्हारी ब्रीफिंग फोल्डर्स के अंदर मिशन के सारे लॉजिस्टिक्स मौजूद हैं कि तुम्हें वहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और वहाँ पे हमें किस तरह की चीज़ों का सामना कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से तुम लोगों की अच्छी खासी ट्रेनिंग चल रही है और तुम लोगों को इस तरह की सिचुएशन में हैंडल करने के लिए हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। तो अब बस हमने जो सारी की सारी ट्रेनिंग करी है उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाना है, और मुझे इस बात पे भरोसा है कि तुम लोग अब इसके लिए अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हो। निक फ्यूरी बोलते हैं कि ओके, अब हम लोग यहाँ से 1 घंटे के अंदर निकलेंगे अपने मिशन की तरफ, तो इसलिए कोई भी लेट नहीं होना। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से सारी की सारी टीम डिसमिस करती है, लेकिन फ्यूरी वहीं से बोलते हैं कि मिकेल, तुम अपनी पूरी की पूरी टीम को वापसी घर जरूर लेकर आना मेरे बेटे। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से 2 दिन के बाद शिफ्ट होते हैं, जब हम देखते हैं कि निक फ्यूरी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं और कॉम्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने आखिरी बिट क्या कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो वहीं से हम देखते हैं कि मिकेल बेसिकली उस पूरे के पूरे हाइव बेस के अंदर मौजूद है, जहाँ पे वो हाइव की पूरी फैसिलिटी को खत्म कर रहा है, जो कि एक हाइड्रा का जबरदस्त किस्म का एक विलन था। और वहीं से मिकेल चिल्ला रहा था और कहता है कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग को इस वक्त ओवर रन किया जा रहा है, हमने सक्सेसफुली उनके सुपर स्ट्रक्चर के अंदर डेटोनेशन को फिट तो कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ से निकलने के जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्केप रूट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हमें इस पूरे के पूरे बेस को उड़ाना होगा, वरना कुछ ही देर के अंदर हाइव के सारे लोग वो हमारे ऊपर भी हावी हो जाएंगे और वो हमें भी अपने पूरे के पूरे कंट्रोल में ले लेगा, और इसके जरिए जो हमारे पास दिमागों में अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है वो हाइड्रा के हाथ लग जाएगी, जो कि मैं कभी नहीं होने दूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि माइकल की टीम यहाँ पे इस पूरे के पूरे हाइड्रा बेस के अंदर बहुत बुरे तरीके से जो है वो खत्म हो रही है। मतलब आधे से ज्यादा टीम इनकी यहाँ पे मर चुकी है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, और मिकेल और कार्लोस ही आखिरी बचे हैं जो कि इस पूरे के पूरे लोगों से बचते बचाते भाग रहे हैं। लेकिन वहीं से मिकेल बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा डैड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ से जिंदा वापसी आ पाऊंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफसोस में हमें नजर आ रहे हैं, और मिकेल बोलता है कि सम पार्टी
और वहीं से कार्लोस बोलता है कि सम लाइफ। और वहीं से इसी तरह हम देखते हैं कि मिकेल और कार्लोस वहाँ पे आखिरी मेंबर होते हैं इस पूरी टीम के, लेकिन उनको भी चारों तरफ से हाइव के लोगों ने घेर लिया है। और वहीं पे मिकेल अपने डेटोनेटर का बटन दबाते हुए बोलता है कि डैड आई डिड माई बेस्ट। और अगले ही पल हम देखते हैं कि पूरे के पूरे इंडियन ओशन के दरमियान एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है, जिसके साथ हाइड्रा का वो पूरा का पूरा हाइव बेस खत्म हो जाता है। लेकिन इस पूरे के पूरे बेस के खत्म होने के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ बेस खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे निक फ्यूरी का बेटा मिकेल फ्यूरी, उसका दोस्त कार्लोस और उसके साथ पूरी की पूरी जो टीम थी वो सारे के सारे लोग अब मर चुके हैं। और जो सीन हमने शुरू में देखा था आज के कॉमिक के अंदर, जहाँ पे निक फ्यूरी काफी ज्यादा अफसोस के साथ एक कबर के ऊपर खड़े हुए हैं, वो कबर दरअसल किसी और की नहीं बल्कि निक फ्यूरी के बेटे मिकेल की है और उसके साथ साथ उनकी पूरी की पूरी टीम की। तो अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आखिरकार निक फ्यूरी जो इतने ज्यादा हमें अफसोस में नजर आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे। इसका मतलब अब यह है कि निक फ्यूरी की जो अपनी टीम थी यानी कि कैटरपिलर्स की, वो ऑलरेडी पहले से डिसमेंटल हुई भी है। इसके अलावा जो उनकी दूसरी टीम थी यानी कि मिकेल वाली टीम, अब ऑलरेडी वो भी हाइव के खत्म करने के चक्कर में अपने आप को कुर्बान कर चुकी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कर्नल फ्यूरी बारिश के अंदर खड़े हुए रो रहे होते हैं, अफसोस कर रहे होते हैं, और तभी उनको आवाज आती है कि मुझे सच में माफ करना। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे फ्यूरी के आसपास सारे के सारे हाइड्रा एजेंट्स आगे खड़े हो चुके होते हैं और फ्यूरी बोलते हैं कि वेल मैं अब काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मैं सबको खत्म करने के लिए तैयार हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एक आदमी आता है और निक फ्यूरी को पकड़ते हुए बोलता है सो दिस इज इट। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ अब यही अंत होना चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे कोई और नहीं है बल्कि क्रैकन जो होता है वो निक फ्यूरी को आके अंक चारों तरफ से घेर लेता है अपने एजेंट्स के साथ। और इसी तरह हम देखते हैं कि निक फ्यूरी बोलते हैं कि आई एम डन, क्योंकि इसी तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे हाइड्रा एजेंट्स आके निक फ्यूरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनका लीडर क्रैकन यहाँ पे पहुंच चुका है निक फ्यूरी को पकड़ने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।